लेक्चर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन की थी। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो है आपकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है वो होता है लार्जेस्ट इन ए पीरियड। कैसे होता है? आप सबको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है वो ब्लॉक्स में बटी हुई है और जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो रखे गए हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो आपका न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच की जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज़ है वो कैसा होता है, लार्जेस्ट। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो मोनोवैलेंट आयन हैं जो बनते हैं एल्कली मेटल से, उनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, किससे, उनके पेरेंट एटम से। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सोडियम है, ठीक है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या बनता है आपका, Na पॉजिटिव। सोडियम ये आपका पेरेंट एटम है यहाँ पर, किसका, Na पॉजिटिव का। यहाँ पर प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। लेकिन जब ये कैटायन बना Na पॉजिटिव, प्रोटॉन उतना ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, कितने हो जाएंगे अब, 10। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na पॉजिटिव के केस में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और Na के केस में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या होगा, कम होगा। तो कैटायन का साइज़ हमेशा ही उसके पेरेंट एटम से कैसा होता है, छोटा होता है। अब अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, एल्कली मेटल के ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब कैसे इंक्रीज़ होगा, देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, तो उसमें जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो लिखोगे 2 1। तो आप देखिए इसमें कितनी शेल हैं, 2 शेल है। सोडियम का 11 है, 2 8 1। इसमें कितनी शेल आई, 3 शेल। पोटेशियम का 19 है, 2 8 8 1। इसमें कितनी शेल आई, 4 शेल। रुबिडियम में 5 शेल आएंगी और सीजियम में कितनी आएंगी, 6 शेल। तो आप देखो कि जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, और नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ेंगी तो साइज़ क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर 2 शेल हैं और यहाँ पर कितनी शेल है, 3 शेल है, तो 3 शेल वाले एटम का साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात, जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, बढ़ता है। और एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। अट्रैक्शन अगर बढ़ेगी तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर ये 2 फैक्टर हैं, एक तो शेल वाला फैक्टर है जो साइज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, एक न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर है जो साइज़ को क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा डाउन द ग्रुप। लेकिन जो ओवरऑल जो इफ़ेक्ट होगा वो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ शेल, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है और न्यूक्लियर चार्ज का इफ़ेक्ट कम है। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ या फिर आयनिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा।
उसके बाद आती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो आपके ये एल्कली मेटल्स के जो मेंबर हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी है, बहुत कम है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम के बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी को, तो इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये खुद ही चाहता है कि क्या हो, इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले। जब ये खुद ही चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, तो इन एलिमेंट्स की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, बहुत कम होगी। अब अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, ठीक है, लिथियम से अगर हम सीजियम की तरफ जाएं तो क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस है और जो बाहर वाला शेल है जिसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अगर दूरी बढ़ जाएगी तो दोनों की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और दोनों की अगर अट्रैक्शन कम हो गई तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सॉरी ये जो एल्कली मेटल्स हैं, उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कैसी होगी, बहुत कम होगी। और डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी और भी डिक्रीज होगी। तो जो सीजियम है जिसका साइज सबसे बड़ा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद आता है आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, जब हम किसी भी गैसियस आयन को वाटर में डिसोल्व करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं कौन सी एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये डिपेंड करती है जो आपका आयन है और जो वाटर मॉलिक्यूल है इनके अट्रैक्शन पर। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो डिपेंड करती है आयनिक साइज पे। तो सबसे जो छोटा साइज है वो किसका है, लिथियम का। अगर लिथियम का सबसे छोटा साइज है तो लिथियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और जो सीजियम है Cs पॉजिटिव, इसका जो आयनिक साइज है वो सबसे बड़ा है, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होगी, बहुत कम होगी। तो यही रीज़न है कि जो लिथियम है, जो लिथियम के साल्ट हैं वो अधिकतर किस फॉर्म में मिलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में। जैसे कि आपका यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है LiCl इंटू 2H2O, इट इज़ हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, अगर साल्ट के साथ आपके वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हों तो हम उसे कैसा साल्ट बोलेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट। इसके बाद आती है डेंसिटी। आप सभी को पता है जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होता है तो इनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और अगर देखो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं उन सब की डेंसिटी कैसी होती है, कम होती है। अब डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे, ठीक है, लिथियम से किसकी तरफ जाएंगे, सीजियम की तरफ जाएंगे, तो दोनों ही चीज़ें बढ़ेंगी, मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन जो मास में इंक्रीज होगा, ठीक है, ये ज़्यादा होगा, और जो वॉल्यूम में इंक्रीज होगा वो क्या होगा, कम। तो अगर हम दोनों के इफेक्ट को जोड़ देंगे, मास और वॉल्यूम के इफेक्ट को, तो डेंसिटी क्या होगी,
इंक्रीज होगी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी विल इंक्रीज। तो विच इंक्रीज, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। देखिए सबसे पहले लिथियम आता है, लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है। अभी हमने बात करी कि जो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो इस हिसाब से पोटेशियम की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और सोडियम की डेंसिटी कम होनी चाहिए। लेकिन पोटेशियम की कम होती है, या फिर आप कह सकते हो इट इज़ लाइटर, पोटेशियम इज़ लाइटर देन सोडियम। अब रीज़न क्या है इसका, आप सभी को पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मास भी इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब हम सोडियम से पोटेशियम पर मूव करेंगे तो जो वॉल्यूम में इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू मॉलिक्यूलर, सॉरी एज़ कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो इससे क्या होगा, जो डेंसिटी होगी ना पोटेशियम की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वी में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, वी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर वी ज़्यादा बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी वहाँ पर, कम होगी। तो ये रीज़न है कि जो आपकी डेंसिटी किसकी, पोटेशियम की, वो कम है किससे, सोडियम से। नेक्स्ट आता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एल्कली मेटल्स हैं ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, बहुत लो है। मेटल्स में जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड बनते हैं आपके, मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, तो इसमें तो केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इनका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो कैसे हैं, बहुत वीक है। ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड वीक हैं तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, अब अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, और जब साइज़ बढ़ता है तो वहाँ पर बॉन्ड वीक बनते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जो सीजियम है आपका, ठीक है, सीजियम में सबसे वीक कौन से बॉन्ड होंगे, मेटालिक बॉन्ड। तो सीजियम में अगर बहुत वीक मेटालिक बॉन्ड होंगे तो इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, सबसे कम होगा। नेक्स्ट आपका कलर विद द फ्लेम। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं यदि आप उनको किसी फ्लेम पे डालोगे तो सभी कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम को अगर आप उसमें डालोगे, सोडियम क्लोराइड को आग में, तो येलो लाइट प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, उस तरह से जैसे लिथियम है, लिथियम क्रिम्सन रेड, जो पोटेशियम है वो पेल वायलेट। ठीक है, और जो आपका सीजियम है वो स्काई ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है जब हम उसको किस पर डालते हैं, फ्लेम पर। अब हमने शुरू में डिस्कस करा था कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जब हम इसको फ्लेम पर डालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेकर कहाँ चले जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, बाहर वाले स्टेट में चले जाता है। लेकिन आप सबको पता है ये बात कि जो एक्साइटेड स्टेट है ये बहुत अनस्टेबल होती है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया है वो दोबारे कहाँ चले जाता है, अपनी उसी स्टेट में चले जाता है जहाँ से ये आया था। और उस स्टेट में जाने के लिए ये क्या करता है, फिर एनर्जी लूज़ करता है। सीधी सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में है, एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ से अगर लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी को लूज़ करके आएगा। ठीक है, वही एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिखाई देती है, कलर के फॉर्म में। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो एल्कली मेटल्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इनका जो
वैलेंस सेल है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +1। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या है, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी क्या करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो ये जितने भी मेटल्स हैं ये क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जिसका साइज बहुत बड़ा होगा, ठीक है, ग्रुप में। तो ग्रुप में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि जो सबसे बड़ा साइज है वो किसका है, सीजियम का, ठीक है। तो सीजियम क्या कर सकता है, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी और अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हैं सभी, बिकॉज दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिपेंड करती है साइज पर, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना बड़ा साइज होगा एटम का, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी ही दूर होंगे। अगर ज़्यादा दूर होंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है किस पर, एटॉमिक रेडियस पर। और जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना ही कम क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो सीजियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, क्योंकि उसका साइज कैसा है, सबसे बड़ा है। अब हम इनको, आपके एल्कली मेटल्स को, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में भी इनका यूज़ है, ठीक है। यूज़ करते हैं हम किनको, एल्कली मेटल्स को। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, बहुत कम है। तो जब भी इनके सरफेस पर कोई लाइट पड़ती है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तभी इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, ठीक है, जहाँ पर हम लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो दीज एलिमेंट्स व्हेन irradiated with light, the light energy absorbed may be sufficient to make an atom to lose electron, ठीक है। जो लाइट है ये क्या करती है, इस एटम में से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाती है। तो दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो इसी कारण से जो सीजियम है और जो पोटेशियम है इसका हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स।